चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो अब बच्चों कैपेसिटर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज हम कैपेसिटर आपको पढ़ाएंगे। कैपेसिटर सेकंड चैप्टर का लास्ट, जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आधा चैप्टर हो चुका है और आधे चैप्टर में कैपेसिटर वाला पार्ट बचा है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिगार्डिंग हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितने भी टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो टॉपिक था अभी लास्ट में जो पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, डाइपोल वाली मेन थी। अब इसके बाद जो टॉपिक आ गए हमारे कैपेसिटर्स आ गए हैं। अब कैपेसिटर्स की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, क्योंकि ये टॉपिक समझ लो नया टॉपिक है जो अब तक हमने पढ़ा नहीं है। 12th में नया टॉपिक आता है कैपेसिटर। ये जो है ये एक चीज़ क्या है, ये कैपेसिटर ऐसे जैसे हमने 10th क्लास में रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से होती है चीज़ें। अब रेसिस्टर्स क्या था, रेसिस्टर्स किसी भी कंडक्टर्स को बोलते थे हम। कोई भी कंडक्टर है वो हमारा रेसिस्टर कहलाता है। मतलब कोई भी कंडक्टर, जैसे कोई भी वायर है, ये कंडक्टर है एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, किसी भी तरह का वायर है, तो ये कंडक्टर है बच्चों ना। ये करंट अगर इसमें फ्लो होगा तो ये करंट को अपोज करेगा। इसी को हम इसकी रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी बोलते थे। इसी रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक रेसिस्टर कहलाया जाता है। तो रेसिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट या एक कंडक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट ही बोल सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलके बनती है। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक हमारा एक स्पेक्टिकल जो हम चश्मा यूज करते हैं वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंस लगे होते हैं, फ्रेम लगा होता है, मतलब कोई दो चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली चीज़ को हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ तो ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये कंडक्टर है जो काम करता है, हमारा रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसी तरह से कैपेसिटर भी कंडक्टर से ही बनता है, लेकिन ये एक इंस्ट्रूमेंट कहला सकते हैं। क्यों बताते हैं अभी देखें। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको कंडेंसर भी बोलते हैं घरों में, है ना। कंडेंसर कैपेसिटर एक ही बात है, ठीक है। जो हम घरों में कैपेसिटर कंडेंसर की बात करते हैं, जो हमारे ज्यादातर मूविंग वाले पार्टिकल्स में लगे होते हैं। वैसे बहुत सारी चीजों में लगा होता है, लेकिन मूविंग पार्टिकल्स में देखा होगा आपने, पंखों में लगा होता है, आपका फ्रिज कूलर में लगा होगा। इन सब में अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर लगे होते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है, कैपेसिटर और एक कैपेसिटेंस। तो पहले कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं, फिर कैपेसिटेंस खुद ही समझ में आ जाएगा हमें तो क्या है। जैसे रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस था, हमने रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेसिस्टर जिसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है उसको रेसिस्टर बोल देते हैं हम। ऐसे हम पहले कैपेसिटर के बारे में बात करें, फिर कैपेसिटेंस आपको बदल जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी जिसकी तरह ये था। अब कैपेसिटर का बच्चों काम क्या होता है, ये कैसा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो कंडक्टर्स, तो अब दो है ना, एक कंडक्टर फर्स्ट ये और एक कंडक्टर सेकंड ये, तो दो कंडक्टर को मिला के तो हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए एक ही इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है। अब वो क्या करता है, ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। और इस स्टोर चार्ज का हम क्या यूज करते हैं, इस स्टोर चार्ज का हम यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए। ये जो एनर्जी होती है ये डिवाइस को स्टार्ट करने के काम आती है। मतलब अगर हम कोई भी, देखो अभी क्या है, ये दो कंडक्टर्स हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर्स लेंगे हम इसमें, है ना। दो अलग अलग पोलैरिटी कंडक्टर है, डाइपोल बनता था हमारा। जैसे पॉजिटिव नहीं लेंगे हम इसमें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। इसके बीच में जो ये स्पेस बना, यहाँ पे हम कोई भी चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इस जगह में, ये एयर वाली जगह में, ठीक है। इसमें बीच में एयर होती है। इन दोनों को ऐसे रखते हैं, देखो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखना है। जैसे कनेक्शन करने का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चीज को कनेक्शन करके तो बैटरी वो बनाते हैं सेल, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। बीच में इनके एयर है, ये दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमने क्या कर रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ना, पॉजिटिव प्लेट में डाल दिया, नेगेटिव प्लेट इस तरह चार्ज फैल दिया। अब ये हमने यहाँ पे हम चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और ये चार्ज और एनर्जी क्या करती है, देखो ऐसा होता है बेटा, कोई भी अप्लायंस जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है घरों में, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक, जैसे आपको समझ लो कूलर ही हो गया, ये फैन ही हो गया, इनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है, लार्ज करंट चाहिए होता है।
चलने के लिए नहीं, स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि जब इनको स्टार्ट करना पड़ता है तो थोड़ी करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है स्टार्ट में, क्योंकि इनको भी स्टार्ट करना है तो एकदम से करंट ज़्यादा चाहिए। उस स्टार्टिंग करंट को देने के लिए जो कंडेंसर वो जो कंडक्टर इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर चार्ज और एनर्जी स्टोर होती है वो जाती है साथ में जो हम एनर्जी पीछे से प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, कंडेंसर की एनर्जी पीछे वाली एनर्जी से आने के बाद एक साथ बल्क में निकलती है बहुत सारी, और क्या होता है कोई भी चीज स्टार्ट हो जाती है, उसको स्टार्ट मिल जाती है, उसके बाद फिर एक प्रॉपर करंट के फ्लो के वजह से वो चीज चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो कंडेंसर चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि आप उसको यूज करोगे, मतलब ये एक जैसे हम बोल सकते हैं अगर कोई चीज चार्ज और एनर्जी स्टोर कर रही है तो वो तो एक बैटरी हो गई ना, तो बैटरी का काम भी तो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना, बाद में हम उसको यूज कर लेते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, ये तो करेंगे। अगर मैं चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता हूं तो उससे तो करंट निकालूंगा। अब ये करंट नहीं देता, ये करंट केवल स्टार्ट करने देता है, ये नहीं कि आप इसका यूज कर लोगे, आपकी कोई चीज मतलब आप पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, आप इसको सेल की तरह यूज कर सकते हो, सेल की तरह यूज नहीं होगा। ये सेल की तरह यूज होने के लिए इनके बीच में कनेक्शन तो होना चाहिए था ना, लेकिन कनेक्शन नहीं है, कंडक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि हमने बताया देखो अगर मैं इस बैटरी के टर्मिनल को यहां तोड़ दूं तो ये करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट अगर ब्रेक हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होता। तो यहां पे तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ये करंट केवल एक साथ बल्क में देगा करंट उसको स्टार्ट करने के लिए। अब कैपेसिटर समझ में आ गया, में एक डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, और इस एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने की इसकी एबिलिटी को, एबिलिटी ये वाली कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने की इसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान रखना, मतलब इसे मेजर किया था जैसे हम रेजिस्टेंस को मेजर करते थे, हम कैपेसिटर को मेजर नहीं करेंगे, उसके किस चीज को मेजर करेंगे, कैपेसिटेंस को। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर नहीं करते थे, क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते थे, ऐसे हम कैपेसिटर को मेजर नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, कैपेसिटेंस को, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है जो उसकी एनर्जी चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी दिखाता है, और इसकी इस फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट होती है, हर फिजिकल क्वांटिटी की ऐसी यूनिट होती है बच्चों, है ना, यहां पे इसकी ऐसी यूनिट होगी फैराड, ये इसकी ऐसा यूनिट है। तो कैपेसिटर क्या समझे, एक कैपेसिटर तो एक डिवाइस है और उसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बताती है कि कितना एनर्जी और चार्ज कितना एनर्जी स्टोर कर सकती है। इसी एनर्जी स्टोर को भी आगे हम डेरिवेशन में देखेंगे कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर। ठीक है, अब बात रही कैपेसिटर्स होते क्या है, तो कैपेसिटर आपको बताया मैंने क्या होता है, पेयर्स ऑफ कंडक्टर्स या कपल ऑफ कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स का पेयर होता है बस, इसमें आपको दो कंडक्टर लेने हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और उससे एक आपको एक डिवाइस बनाना है जो आपका कैपेसिटर बन जाएगा। ये बहुत इजी डिवाइस होता है बनाना। अब इस कैपेसिटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इनकी वैल्यू कितने कितने फैराड में आ सकती है, हम ये सब देखेंगे। यहां तक समझ में आया, ये नोट डाउन कर लो। चलिए अब कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर बच्चों आपका होता है मेनली 3 टाइप्स के। देखिए तो बताते हैं 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। कैपेसिटर जो होंगे आपके वो 3 टाइप्स के होंगे, लेकिन आपके कोर्स में केवल एक ही है जो आपको पढ़ना है मेन 11-12 वालों के लिए, केवल एक ही कैपेसिटर आपको मेन पढ़ना होता है। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी का आज हम कैपेसिटर निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, सेकंड आ गया हमारा स्फेरिकल। देखो ऐसे 2 ही है लेकिन इसमें 3 कैसे बनते हैं, एक तो होता है हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा प्रॉपर स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल। ये बताएंगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मेन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब इन तीनों को पढ़ने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ते हैं या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। जैसे ओम्स लॉ का प्रिंसिपल था इसी तरह से कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल होता है। क्या था ओम्स लॉ का प्रिंसिपल, कि किसी भी एक गिवन कंडीशन में V जो होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है I के। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम करंट से तो रिलेट कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर स्टोर चार्ज। तो अगर हम किसी भी एक कैपेसिटर कंडक्टर्स के वोल्टेज को इंक्रीज करें तो क्या इंक्रीज होगा, उसका चार्ज इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है वो है क्या, कि जैसे जैसे हम V इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे साथ में हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा, Q।
ठीक है। और लेकिन अब हम बात कर रहे हैं देखो ऐसा होता है, ये प्रिंसिपल वोल्टेज बढ़ाने पे क्यों बढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे ना कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो हम कैपेसिटर को रिलेट कर देंगे चार्ज से, क्योंकि जब कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। इसको हटा के कांस्टेंट लगाया, इज इक्वल्स टू CV। दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस का फॉर्म, ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, मतलब कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज बाय वोल्टेज या चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटेंस को निकालने के लिए आपको किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको जैसे बेसिक फॉर्मूला ऑफ हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q, V का W अपॉन Q, लेकिन इनके इसके अलावा भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना। E के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर पॉइंट चार्ज, V के लिए वही 1/4 पाई पॉइंट चार्ज, लेकिन ये इनके बेसिक फॉर्मूला। ऐसी कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला Q बाय V। तो कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड करता है? नहीं करेगा, बिकॉज देखो अगर ऐसा होता है किसी भी क्वांटिटी में दो रेशियो अगर दे रखे हो, इधर की क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं। देखो जब ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो C क्या बोल सकते हैं? डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। ये वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये तो मेन उनकी डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन किसकी? कंडक्टर्स की, इनकी। अभी जो हम कैपेसिटर कंडक्टर्स के बारे में, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स मतलब लेंथ ब्रेथ इन सब चीजों पे, और उनकी मीडियम की, और ये जो है वो इनर मीडियम, ये हम बोल सकते हैं जो मीडियम बीच में बनेगा ना इनके स्पेस में, ये यहाँ पे इसी के इनर मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, जो हमने एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये सब पढ़े हैं, ठीक है। ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटर, और इन दोनों के सेपरेशन पे भी करता है कि प्लेट कितनी दूर है, कितनी तरह है, वो पैरेलल प्लेट में पड़ेगा, आइसोलेट में इस तरह से। अब बच्चों ये तो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब ये तीन तरह के कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के तीनों तरह के फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल के दिखाएंगे, किस तरह से निकालते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है, इसका यूज बहुत होगा सारे चीजों में। हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में ये कंडीशन लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। अब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो यहां पे हम डालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दो रेक्टेंगुलर शीट, ये रेक्टेंगुलर शीट है जो फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन हमने ये वाला करा था, याद करो। पॉइंटी बड़ी बड़ी, तो इतनी बड़ी नहीं बना के छोटी बना रहे हैं थोड़ी सी, है ना, ज़्यादा बड़ा दिखेगा वरना वो। तो पॉइंटी प्लेट ऐसे लगाई एक, इस पॉइंटी प्लेट को क्या करा हमने, बैट कनेक्ट कर दिया, चार्ज दिया इसको ना, तो ये तभी तो जाएगा क्योंकि इसको बैटरी से कनेक्ट किया। ये पॉइंटी प्लेट मिल गई, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। और दूसरी प्लेट हमने यहाँ नेगेटिव बनाई। इस नेगेटिव को करने के लिए हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। वैसे ही बच्चों आप एक चीज को अगर पॉजिटिव चीज करोगे तो उसके साथ की आगे वाली ध्यान रखना हमेशा नेगेटिवली इंड्यूस हो जाएगी। अभी देखना अगले केसेस में ऐसे भी हो सकता है। इसको आपने अर्थिंग कर दिया तो अर्थिंग करने पे ये हमारी नेगेटिव बन गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। बीच में इसमें स्पेस है और इस स्पेस में क्या है, मीडियम, एयर मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 है, ये होती है। अभी यही यहाँ पे ही कुछ हम मीडियम डालेंगे तब हम उसको डायरेक्ट्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल यहाँ पे एयर लेके चल रहे हैं, तो देखते हैं एयर के केस में क्या होता है। अब यहाँ पे हमें पैरेलल कैपेसिटेंस निकालना है इसका। अब बात रही कैपेसिटेंस निकालने के लिए करना क्या है, तो किसी भी कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में आपको उसका प्रिंसिपल यूज करना है। और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। चार्ज आपको पता है, देखो चार्ज। अब बात रही मतलब कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, Q और V। इन दोनों का चार्ज कितना है भाई, Q चार्ज इसमें माइनस Q इसमें, दोनों का टोटल चार्ज तो प्लस है, 0 है, ठीक है। लेकिन हम बोले कि नेट चार्ज, अगर चार्ज बोला जाए इसके में चार्ज कितना है तो वो इसका माना जाएगा केवल, नेगेटिव चार्ज से कोई नहीं, क्योंकि तो इंड्यूस्ड होता है। तो टोटल चार्ज इसमें कितना है हमारा, बोल सकते हैं Q, ठीक है। चार्ज तो उसमें Q है। वोल्टेज निकालते हैं हम कितना निकलेगा इस दोनों चीज का। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है और ये इनका एरिया A है, ठीक है, ध्यान रखना एरिया ऑफ प्लेट दोनों की A है,
तो हम इस सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ पे पॉइंट मानते हैं P, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने, अब देखो पोटेंशियल तो बाद में निकलेगा, पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू इसके वजह से प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ऐसे लिख लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। इसके लिए क्या था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। तो ये हमारा मोड में आ जाएगा, वेक्टर में, वेक्टर को लिख लो इसको मोड फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, इटरेशन पीछे करके भी आए वो, ये यहाँ पे E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान कंसीडर कर लेते हैं। ये वही माइनस सिग्मा मोड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही ले रहे कर दे रहे, 2 आएगा यहाँ, ठीक है। वो सिंगल वाले में सिंगल आता है, इसमें 2 आता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस देखी, क्योंकि हमें निकालना है इन दोनों का नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर इंपोज कर जाएंगे E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 से। अब इनकी विदाउट डायरेक्शन तो हम ऐड कर नहीं सकते, डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए हमने क्या करा, हम मोड ले लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन देखने के लिए हमने क्या करा, यहां से देखा तो E1 इसकी वजह से, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये रही E1, और E2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी ऐसे जाएगी, दोनों कैसी मिली, पॉजिटिव के। तो ये भी पॉजिटिव, E1 भी पॉजिटिव और E2 भी पॉजिटिव, E1 प्लस E2 दोनों पॉजिटिव, ठीक है। इनको इनकी वैल्यू रखी सिग्मा अपॉन मोड में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मोड आ दिया तो प्लस हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट। तो E आ गया हमारा E नेट एट P पे, जो E नेट आया किसके वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट के वजह से क्या आया वो हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू, देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे नहीं निकालेंगे, सुनो बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, यहां पे लेते हैं पॉइंट Q, ठीक है, एट Q ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पे भी होगा, पहली बात तो, ठीक है, इनमें पूरा हुआ। तो ऐसे हम V, हम पे फॉर्मूला होता है रिलेशन होता है V और E में, उससे हम V की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल्स टू dV अपॉन dr। तो V इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, E इंटू R, और R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, E इंटू स्मॉल d। देन V इक्वल्स टू, E की वैल्यू आई, E कौन सा यूज होगा इसमें, E नेट, ये रहा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल d। ये भी आ गया हमारा पोटेंशियल आ गया। बस पोटेंशियल निकालते ही हमें क्या निकालना है, अब सीधा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। चार्ज हमारा Q ही था, वोल्टेज हमारा ये आ गया सिग्मा इंटू, देखो एक काम करते हैं, चलो यही कर लेंगे चेंज। सिग्मा को एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, Q बाय A, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाय A। क्या है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आंसर कन्वर्ट हो जाएगा Q अपॉन A इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो A और एप्सिलॉन तो ऊपर गया और D नीचे आ गया। ये होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ प्लेट्स पे। मतलब प्लेट्स जितनी आप बड़ी बनाओगे उतना ही कैपेसिटर ज्यादा होगा। मीडियम जितने ज्यादा परमिटिविटी ज्यादा करोगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इन दोनों के डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही डायमेंशन पे दोनों और मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो फटाफट, ये सर कर देते हैं। बंद कर। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड इसका कैपेसिटर, जो हमारा है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर स्फेरिकल दो है, आइसोलेटेड और स्फेरिकल। तो पहले हम आइसोलेटेड स्फेरिकल के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे एक टॉपिक भी है इसमें कि हम ज़्यादा कैपेसिटर, देखो ऐसा होता है, पहली बात अभी हमने आपसे बात करी कि कैपेसिटर की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट फेराड होती है, ठीक है। लेकिन फेराड ना एक बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट है, सॉरी
फेरेड एक बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट होती है, ध्यान रखना। मतलब इसका कभी भी फेरेड तो बहुत ही कम यूज होता है, ज़्यादातर माइक्रो फेरेड, ठीक है, पिको फेरेड, बड़े बड़े डिजिट्स, नैनो फेरेड, छोटे छोटे मतलब 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, इतनी वैल्यूज़ की यूज होती है। मतलब फेरेड बहुत बड़ी वैल्यू है, याद रखना। ये अब किस तरह से निकाला जाता है उसको देखते हैं। हम आते हैं सेकेंड डेरिवेशन में, कैपेसिटेंस ऑफ आ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसके लिए हम एक आइसोलेट का मतलब होता है बेटा, उसमें आसपास की चीजों से कोई डिपेंड नहीं करेगी वो चीज। जैसे हमने ये एक मान लीजिए एक होलो, या होलो बोल लो या फिर इसको वो बोल लो, क्योंकि होलो बोलने से होलो, चलो होलो समझ लो। ये एक होलो, आपने एक स्पेयर लिया, इसके चारों तरफ चार्ज फैला दिया पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज फैलाने की जगह ही नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन अब ये कैपेसिटर कैसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो चाहिए। तो नेगेटिव ना ऐसा होता है, इंड्यूस हो जाता है अंदर ही खुद, इस तरह से अंदर की साइड नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर का काम करने लगेगा। चलो ठीक है। अब क्या करा, इसका सेंटर वो है। अब बेटा ऐसा होता है, हमने पीछे ही पढ़ा था, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जो टॉपिक था उसमें भी ये था कि अगर मैं किसी भी चार्ज को किसी भी एक होलो चीज में फैलाता हूं तो वो चार्ज का अंदर नहीं जाता, लेकिन हम उसको एक पॉइंट टॉपिक करते हैं। मतलब हम अज्यूम करेंगे, एज्यूम द टोटल चार्ज, क्योंकि तो पूरी बॉडी में फैला ना, टोटल चार्ज ऑफ आ होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, और हम वही बोल सकते हैं सॉलिड स्फेयर, एक ही बात है, वो दोनों एक कंडीशन में हो जाता है। सॉलिड स्फेयर इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। टोटल चार्ज जो क्यू है वो यहां मानेंगे हम इसका, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट लिया पी, कहाँ पे, उसके सरफेस पे, तो यहां निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, निकाल सकते हैं आराम से, निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं, सीधा पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट सेंटर, क्या बनेगा फॉर्मूला, ई, पॉइंट चार्ज तो हो गया अभी, तो पॉइंट चार्ज के लिए सॉरी वी इक्वल्स टू क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0, और यहां से आता है डिस्टेंस, मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q अपॉन कैपिटल आर। सीधा ये आ गया, बस V निकल गया। बस हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल, C इज इक्वल्स टू Q/V, तो Q इज इक्वल अपॉन 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R, कैंसिल आउट 4πε0 इंटू R, ठीक है। तो अगर मैं देखो, तो C का फॉर्मूला बना 4πε0 इंटू R, और बच्चों ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर मैं R को 1 मीटर भी लूँ, लेट कर लो R अगर मैं 1 मीटर भी लूँ, तो C की वैल्यू कितनी होगी, 4πε0, और 4πε0 किसके बराबर होता है, वन अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -9, तो ये वही 9 इंटू 10 की पावर 1/9 इंटू 10 की पावर -9 के आसपास। देखो छोटी छोटी वैल्यू आएगी, सॉरी छोटी वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से ना, वो तो R बड़ा आएगा, ये C की वैल्यू देखो बहुत छोटी आएगी अगर R को मैं 1 मीटर भी लेता हूँ तो, है ना। R, लेकिन R 1 मीटर काफी बड़ा हो गया, R 1 मीटर का मतलब है इतना बड़ा कैपेसिटर होगा, इतना बड़ा कैपेसिटर, तो इतना बड़ा कैपेसिटर भी केवल इतनी सी वो दे पा रहा है कैपेसिटेंस, तो ये ज्यादातर इसलिए यूज नहीं होता, आइसोलेटेड होता है, ये हमारा आइसोलेटेड है, ज्यादा इसका यूज नहीं है। और इससे एक चीज बताते देखो, और अब हम बताएंगे, देखो एक इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारा, वाई 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, क्यों 1 फैराड एक बहुत लार्ज वैल्यू है, देखो इससे कंसीडर करेंगे C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R, ठीक है। C की जगह हम क्या रखते हैं 1 फैराड, 1 इक्वल्स टू 4πε0 इंटू R, इसके नीचे क्या निकालने के लिए, R इक्वल्स टू 1/4πε0, देन R इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, अप्रॉक्स 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। मतलब 1 फैराड का कैपेसिटेंस को बनाने के लिए आपको इतने किलोमीटर की रेडियस का वो बनाना पड़ेगा स्पेयर कैपेसिटर, ये तो अर्थ से भी ज़्यादा है। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस हमारी कितनी है, अर्थ की 6400 किलोमीटर,
और ये तो 90 वो है 90 लाख किलोमीटर। तो 90 लाख किलो अर्थ से भी बड़ा स्पेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा आपको एक फेराड को चार्ज को शो करने के लिए। तो एक फेराड क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू, इसलिए बोलते हैं कि एक फेराड बहुत हाईएस्ट वैल्यू है। आप एक फेराड का कैपेसिटर कभी नहीं बना सकते, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको स्पेरिकल कैपेसिटर ये वाला है, कौन सा वाला, वो भी आइसोलेटेड, इतना ज्यादा बड़ा बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है हमारा। इससे ऐसे कंपेयर करके दिखा सकते हैं कि एक फेराड वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू क्यों होती है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको।